माननीय सभापति जी। Question 481. माननीय सभापति महोदय, जवाब दिया? Has the answer been given? मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, Given the माननीय answer? मंत्री जी ने All right. अपने जवाब में कहा है कि भारत सरकार माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के ऐसे किसी आदेश से अवगत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस BM कनाडे और PD कोड़े की बेंच ने यह निर्देश जारी किया था और उसमें कहा था अगर मरीजों को इलाज के खर्च के बारे में बताया जाएगा तो वे आसानी से फैसला कर सकेंगे कि उन्हें किस अस्पताल में जाना है। आदर्श स्थिति यह होगी कि अधिकतर अस्पताल अपने नोटिस बोर्ड पर इलाज का खर्चा चस्पा करें। ऐसे भी मामले हुए हैं जब अस्पतालों में डॉक्टर की विजिट न होने पर भी मरीजों के से उनका शुल्क लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, आप स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के रह चुके हैं और आपको इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है कि दिल्ली के अस्पतालों में भी ऐसी अनेक घटनाएं हुई है जब वहाँ पर मरीज को ये मालूम होता नहीं कि उसके इलाज पर कितना खर्च होगा। जब मरीज अस्पताल छोड़ता है उसे लाखों रुपए का बिल दे दिया जाता है। और यहाँ तक माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर उस मरीज की मृत्यु हो जाए तब तक उस मरीज को उनके परिवारों को नहीं सौंपते जब तक वो उसकी पूरी अदायगी करे। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि बम्बई हाई कोर्ट के जो फैसला हुआ है उसकी प्रतिलिपि मंगाकर उसे सही ढंग से लागू करने की दिशा में प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। जैसा उन्होंने मुझसे कहा है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय किया है, हमारी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन महाराष्ट्र हाई कोर्ट में इस तरह के वहाँ की सरकार के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बहुत सारे केसेस विचाराधीन हैं, जिसमें जो आपने मरीज़ों की शिकायत का जिक्र किया है उनका उल्लेख है। लेकिन महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने अभी तक इस संदर्भ में कोई भी दिशा निर्देश देने वाला फैसला नहीं किया है। जहाँ तक इस समस्या का समाधान का प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा 2010 में एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट भारत की संसद के द्वारा पास किया गया है, जिसको सभी स्टेट्स को लागू करने के लिए कहा गया है, जिसमें सभी जितने भी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इंक्लूडिंग सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, चाहे वो थेरेपेटिक हो, इलाज करने वाले हो, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हो, चाहे वो आयुष इत्यादि के हो, केवल आर्मी हॉस्पिटल्स को छोड़कर उन सब के बारे में उसमें ये प्रावधान किया गया है कि सभी एस्टैब्लिशमेंट्स को भारत सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर तय की गई एक सूची के तहत, जिसमें विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस और विभिन्न जितनी भी जांच इत्यादि हो सकती हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उसके बारे में एक रेंज उसके अंदर डिस्प्ले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, उसी के सूची के तहत उनको वो अपने रेट्स को डिस्प्ले भी करना है और उसके अनुरूप उनको चार्ज भी करना है। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति महोदय,
मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान हाई कोर्ट के माननीय जज जस्टिस B.M. कनाडे और जस्टिस P.D. कोड़े की बेंच की ओर आकर्षित करना चाहूँ, ताकि वे अगर चाहें तो उस ऑर्डर की कॉपी मंगा के देख लें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मरीजों से मनमाना पैसा वसूल किया। अगर माननीय मंत्री जी की जानकारी में हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी नहीं है तो वे कृपया महाराष्ट्र सरकार से या अन्य स्रोतों से इसकी जानकारी लें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि दिल्ली के अस्पतालों में अगर आप जाकर, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप जाकर देखें तो लोगों के पास में ना वहाँ पर कोई सूची है और मनमाना तरीके से पैसा लोगों से वसूल किया जाता। मुझे तो बहुत इसका अनुभव, खुद का अनुभव है और मैंने उनको जाकर देखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात को और कहना चाहूँगा कि मरीज अगर मर जाए तो मरीज को, उसके परिवार को तब तक नहीं सौंपते जब तक वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का जो बिल होता है तब तक। ऐसे अस्पताल के मैं जानकारी माननीय मंत्री जी को दे सकता हूं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की ओर पूरी तरह, जो निर्देश आपने कहा कि 2010 में इस प्रकार का भारत सरकार ने निर्देश जारी किया था, क्या उन निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय सदस्य ने दोबारा से मुझे कहा कि एक हाई कोर्ट का निर्णय है, मैं चाहूँगा, मेरे पास हाई कोर्ट का जो अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है उसकी कॉपी है। अभी उन्होंने निर्णय कोई नहीं किया है, ये महाराष्ट्र सरकार ने हमें सूचना दी है। लेकिन जो दिल्ली का प्रश्न है, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने दिल्ली की सरकार को, जब श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, बाकायदा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने वहाँ पर चिट्ठी लिखकर दिल्ली के अंदर भी इस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को लागू करके दिल्ली विधानसभा में पास करने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने इस नियम को दिल्ली में पास नहीं किया है। लेकिन हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, क्योंकि उनके भी एक रेलेवेंट क्लॉज में और 50 के दशक में बने दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी एक प्रावधान है जिसके तहत हर डॉक्टर को अपनी क्लिनिक में, नर्सिंग होम में जो भी वो रेट्स चार्ज करता है उसको डिस्प्ले करना आवश्यक है। तो हमने उसके तहत मेडिकल काउंसिल से कहा है कि आप इसको एनफोर्स करिए जब तक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट दिल्ली में लागू नहीं है। जहाँ तक इस प्रकार के अस्पताल और डॉक्टरों की शिकायत का प्रश्न है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के पास इस तरह की कोई भी शिकायत आएगी तो जो संबंधित इसके लिए मैकेनिज़म्स उपलब्ध हैं उसके तहत ऐसे अस्पतालों के खिलाफ या ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है वो निश्चित रूप से की जाएगी। थैंक यू। श्री जाटिया। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शिकायत आएगी तो सुधार किया जाएगा, किंतु यह उधार की व्यवस्था, इसके कारण से लोगों को जो कठिनाइयाँ हो रही है और जिस खतरनाक तरीके से, जिस क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता है, निश्चित रूप से वह कष्टदायी है, अमानवीय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार इस समस्या के सामने आने के बाद कोर्ट क्या फैसला करेगा, कब करेगा, मुझे नहीं मालूम, किंतु अपनी ओर से भी और ऐसी प्रबंध और प्रणाली को स्थापित करने का काम करेगी जिससे कि उन सारे उपचार के केंद्रों पर इस प्रकार का प्रबंध सुनिश्चित हो गया है, ऐसा देखने का कोई प्रबंध बनाएगी क्या, ऐसा मेरा पूछना है। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके पास पर्याप्त प्रावधान है। सरकार रेगुलेटरी बॉडीज़ को निर्देश कर सकती है और सरकार के पास कोई भी इस प्रकार की शिकायत आती है, जैसे पिछले दिनों एक शिकायत आई एक टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में, सरकार ने मेडिकल काउंसिल को भी निर्देश दिया और स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से एक हाई पावर्ड कमेटी इसके बारे में गंभीरता से जांच कर रही है। 6 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आएगी।
लेकिन हमारी तरफ से जो भी इसके संदर्भ में दिशा निर्देश आवश्यक हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने सारी संबंधित बॉडीज़ को दे रखे हैं, लिखित में दे रखे हैं। इसके बाद अगर कोई भी उनको रेगुलेशंस को फ्लाउट कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन सिर्फ शिकायत आने पर ही लिया जा सकता है, उसके पहले तो कोई प्रिएम्प्टिव तो एक्शन लेने का तरीका नहीं हो सकता है। थैंक यू। श्री राम गोपाल यादव भाई, एक मिनट श्रीमान बैठ जाइए। श्रीमान नहीं, सवाल पूछने दीजिए। श्रीमान श्रीमान अरे भाई आप देखो यार, श्रीमान जो गंभीर रोगी हैं, गंभीर रोगियों की पहली प्राथमिकता होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज कराने की, लेकिन गरीब लोग के लिए बड़ा दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों का मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था की है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि एस्टीमेट होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या वो मरीजों के लिए इलाज पर खर्च होने वाले पैसे का एस्टीमेट बनाने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विभिन्न विभागों में अलग से एक पटल की व्यवस्था करना चाहेंगे, जिससे किसी तरह की दिक्कत उन मरीजों को न हो जो बाहर से आके यहाँ इलाज कराना चाहते हैं और गवर्नमेंट जिनको पैसा देना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए सरकार की योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा भी इस प्रकार के मरीज़ जो सरकारी अस्पतालों में होने वाले इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको अस्पताल के द्वारा वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से जो एस्टीमेट्स बनाने की प्रक्रिया है उसके तहत उनको स्वास्थ्य मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगानी होती है और एक सरकार की कमेटी अति शीघ्र उस एस्टीमेट को पास करने के बाद उस पैसे को अस्पताल में भेज देती है और उनको अस्पताल के द्वारा सूचित करके उनका इलाज कराया जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है और इसके अंदर हमारी तरफ से कोशिश होती है कि किसी की भी अगर एप्लीकेशन आती है हमारे पास तो उसको अति शीघ्र उसको अति प्राथमिकता पर हम लोग क्लियर करें, क्योंकि हम इस बात को गंभीरता से समझते हैं कि जिसका इलाज होना है उसके लिए जल्दी से जल्दी उसके पैसे की व्यवस्था होना और उसके ऑपरेशन इत्यादि का इंतजाम होना आवश्यक है। श्रीमती रजनी पाटिल। सर अस्पताल में भर्ती होना। जस्ट वन मिनट। सर सैंक्शन होता ही नहीं है, लोग एस्टीमेट्स कि गवर्नमेंट देती ही पैसा, केवल उनको सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं तो वो तो सर्टिफिकेट्स तो दिए ही जाते हैं। सर्टिफिकेट्स अरे तो बड़ा बहुत मुश्किल होता है, गांव का आदमी आता है 15 दिन पड़ा रहता है, कोई एस्टीमेट का सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। मेरा ऐसा है कि माननीय सदस्य से मेरा ये निवेदन है कि अगर इस प्रकार के कोई केसेस उनके संज्ञान में आते हैं वो हमारे पास भेजें, हम भी उनको वास्तव में अगर कोई दिक्कत हो रही है उसको समझकर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू भाई, आपका सवाल नहीं है ये भाई, ठीक है, मगर ये आपका सवाल नहीं है पर डिस्कशन करा ले भाई। रूल 60 में हम नोटिस दिए देते हैं भाई आप दीजिए, मगर इस वक्त मत बोलिए। आप अपना प्रश्न पूछिए। नहीं बोरा जी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का नहीं, ध्यान आप अपने दो सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बारे में कहा। मुझे इस बात को अफसोस के साथ कहना है, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आके धन की उपलब्धता होने के बाद एक मरीज जिसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, कल मुझे उस बात की एक चिट्ठी मिली है कि धन की उपलब्धता नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से इस प्रकार का अगर कोई पत्र आए और उसमें कहे कि धन की उपलब्धता नहीं है, तो उस मरीज का क्या हाल होगा? थैंक यू मिस्टर साजिद, प्लीज। सर अस्पताल में भर्ती होना जी और इलाज करना ये आम आदमी के लिए एक दुस्वप्न हो गया है, एक नाइटमेयर हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी आरोग्यदायी जीवन योजना के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल के नीचे के लोग हैं, उनको 1.5 लाख रुपए का प्रावधान 900 इलाजों के लिए किया है।
क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना बना रहा है जिसमें गरीब, इस देश के गरीब लोगों को 1.5 लाख तक या 2 लाख तक रुपयों का प्रावधान किया जाए? थैंक यू। माननीय पहले भी कहा कि केंद्र सरकार की पहले ही इसके बारे में व्यापक योजनाएं हैं और गरीब व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में भी और प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर भी एक सिंपल एप्लीकेशन के तहत एस्टीमेट्स के साथ अपनी जो गरीबी के संदर्भ में जो आवश्यक कागजात हैं उनको देने के बाद उनका पैसा सैंक्शन किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग स्लैब्स हैं और किसी भी गरीब व्यक्ति को पैसे के अभाव में अगर उसने एप्लीकेशन दी है तो उसके इलाज से वंचित नहीं रखा जाता है। थैंक यू। क्वेश्चन 482, प्लीज क्वेश्चन 482, लेट द आंसर बी गिवन। The statement has been laid on the floor of the House. Sir, your statement saying that there are two formalities, one containing 1447 medicines and 662 the second formula. I wanted to know from the minister that has you got any mechanism to control the quality and quality of these medicines? There is any mechanism to control these medicines? Because so much medicines is involved in that formulation, and I have been told there is no control system on that, and this is what it is being supplied in CGS. Sir, for your information, we are trying to reform the whole system of purchase of these medicines. Number one, we are going to revise the essential drug list, make it a little small. Number two, we are going to promote generic drugs. Wherever a generic drug is available, we are not going to give any preference to a branded drug. Then for the procurement also, we are going to introduce a system of two envelopes whereby there will be a technical bid as well as a rate bid, and we will make sure that the good manufacturing practices of the drug companies are also inspected by people who have credible positions. And then after some company has qualified the technical bid, then only the rate bid will be considered and the drugs will be purchased through that mechanism to ensure foolproof quality of these medicines. And then later on also, we are going to have periodic checks of these drugs for their quality. And ultimately, we will make sure that your concern is addressed appropriately and the drugs which are supplied for CGHS or for that matter in our hospitals are of absolutely good quality. Second question. Sir, you said you are going to do these things, but the information I have got that there are certain places where it has been found the drugs were supplied below standard and the action has not been taken from your ministry. I wanted to know how many cases you found where the drugs are below standard and the action has not been taken from them. Sir, as I said that if at all we get any information, the department takes action against the relevant company, but we are going to reform this already existing system of purchase of drugs, in which quality will have precedence over everything else. And I can assure you, as I said earlier, and if at all any complaint is ever received, action is immediately taken against the erring persons. Thank Shri Bandyopadhyay. Now, They have not replied. In fact, there are so many complaints has already been lodged in the ministry. thank you. The Honourable Minister will look into that and let you know. Yes, please. Sir, some medical practitioners are in the habit of prescribing only commercial names of medicines as a matter of routine. Patients suffer financial loss on that account. Will the government instruct the medical colleges and or schools to teach the students of the generic names of the common medicines so that they can practice them, they can prescribe them? Thank you. Sir.
We are handling this issue at multiple levels. Number one is we are already working on some reforms in the medical education. Where we will certainly promote the habit of rational prescribing of drugs amongst the medical students, and that habit should start forming at that early stage. Otherwise also, we are going to have multiple workshops for our doctors in all our health facilities in the coming months for promoting the rational prescribing of drugs. We are also in the process of forming a drug formulary, a pocket one also and a detailed one also, and also the standard treatment guidelines which will be given to all our doctors. And now we have instructed that all the resident doctors and house surgeons, etc., whosoever are taken in the system, while they are given the appointment letters, there itself it is mentioned that they have to ensure that they prescribe the drugs rationally. This is part. Simultaneously, we are issuing written instructions to all the doctors in CGHS also to make sure that their prescribing is rational. They are prescribing as far as possible from the list which is available with CGHS, and in that list also we have made sure in the coming months you will see that only the generic drugs, where a generic drug is available, we are not going to allow a branded drug to be there in that list. So these are some of the few steps that I have mentioned here, and if you want we can elaborate on that, which will make sure that the rational prescribing habits of the doctors are improved and they are regularly monitored also. Shri Shantaram Naik. Where there are neither CGS centers nor dispensaries. So as far as, therefore, CGS is supposed to cover all the states, suppose as a policy, and serve all the members of parliament. So are you proposing to have an MOU with any of the reputed hospital in Goa for the purpose of giving CGS facility and dispensary of medicines? Sir, if there is a specific request from the CGHS employees residing in Goa or from their government, and if we find that the number of those employees is adequate, then the government can always consider proposals to start a new dispensary there. And that is true for other places also, but there are certain norms according to which the CGHS dispensaries are opened in places according to the number of employees that that a particular city has. Shri Anil Desai. Yeah, Chairman sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister. It has been found that doctors who are there, responsible doctors in the government hospitals also, while treating the patients, they tempt the patient to move to their private practice, and when the patient comes to the clinic of the doctor, when the medicines are prescribed, instead of going for the generic drugs, which go according to the affordability of the patient, it has been found that time and again they have been prescribing branded drugs, which is beyond the capacity and the capacity of the patient, which directly affects his health, and so many cases have been found where serious things have occurred. The problem has become more complex as far as the health of the patient is concerned. Will the health minister take any actions in this regard? And the report, the serious thing is, it has been reported in one of the channels today that widespread practice in the medical practitioners clinic, that branded drugs are prescribed, and for that open kickbacks have been taken, the bribes have being taken. That has come to the knowledge of the people. So any action in that regard? Thank you. Sir, I don't entirely disagree with what the member is saying. It can't be generalized, but certainly there are instances where, because of old habits, many doctors they continue to prescribe branded medicines. And there are definitely instances like the one which has been reported in some news channel yesterday, whereby some doctors are resorting to unethical practices.
You see, earlier also, when there was a report regarding unethical practices of some of the doctors and establishments, we had immediately asked the Medical Council to take action through the ethical committee, and also we had formed a very high-powered committee at the government level to give its report within 6 weeks. And for the yesterday's appearance on the television channel about some doctors taking something, some sort of a indirect bribe to sort of prescribe something or promote some drugs, we have asked our Union Health Secretary and also the Medical Council of India once again to put this issue also in the already existing inquiry for the earlier issue, and we will make sure that any of these unethical practices and those who are resorting to it, adequate action is taken against them. Thank you. Question 483. Questioner not present. Let the answer be given. Please sit down. Statement has been laid on the floor of the House. All right. Shri Raja. Sir, the objective of the National Rural Health Mission is laudable. The Minister has explained the guidelines for the selection of accredited social health activists. Right now, they are treated as scheme workers. The fundamental question is, they are not given the worker status, they are not covered by Minimum Wages Act, they do not get any social benefit, social security benefit. This is the fundamental question, and not only ASHA workers, midday meal workers, all these scheme workers are demanding worker status. Whether the government will consider their demand and consider their demand of giving worker status. No, once they get worker status, they get all benefits, retirement benefits, social security, everything. Whether the government will consider to give them worker status and treat them as workers so that they get all benefits of workers. Ultimately, it will improve the health services in our villages, in our rural side. That is the point. Thank you. Sir, as far as the role of these ASHA workers is concerned, I have to clarify that they are not regular government employees. They are the community health volunteers which have been chosen from the villages by consultations with the Anganwadis, the Panchayat people and other relevant people in the village. And for every 1,000 population, a community health volunteer, which we call as the accredited social health activist, they are selected. And there are 9 lakhs of them in the whole country. In the National Rural Health Mission, we give adequate incentives to them for doing the type of work that they do. There is, for a particular work, there is a definite incentive. And we have also authorized the state governments to give them additional incentives if they want. And in the various schemes that are sent to us through the state governments, we try to take into consideration the good work being done by them. But I don't think it is possible to give a volunteer a status of a government employee, which may not be possible technically in the present circumstances. Shri Madhusudan Mistry. Yes, please. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पहली बार मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का ये मौका दिया इसके डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज रेजिंग माय हैंड सेवरल डेज इन फैक्ट मेरा मिनिस्टर से सर ये सीधा सवाल है कि आशा वर्कर्स आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स इन फैक्ट गांव में जाना सब है तो बीमारियों का पता लगाना, प्रेग्नेंट वीमेन है उनके है तो उनको है तो दवाइयों और उनके बारे के अंदर करना, जनरल हेल्थ के सिचुएशन के करना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से मिनिस्टर साहब जो पैसा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट उनकी तनख्वाह जो 250-300 या 500 रुपया आप देते हैं वो भी उनको समय सर नहीं मिलता और 6-6, 8-8 महीने तक ये है तो पैसे इनको दिए नहीं जाते। आप इस जो समस्या इसका समाधान आप कैसे करना चाहते हो? क्योंकि यही समस्या आंगनवाड़ी वालों की भी है कि यहाँ से पैसा जाता है
और स्टेट गवर्नमेंट अपने पास में रहती है। एग्जाम्पल है हमारे यहाँ तो गुजरात के अंदर तो वो पैसा बैंक में रख के उसका ब्याज लिया जाता है और उसके बाद में 6-8 महीने के बाद में वो पैसा दिया जाता है। थैंक यू। ये स्थिति है सर, तो आप इसको कैसे है तो थैंक यू, थैंक यू। तो करेंगे आशा वर्कर्स का। आज भी पूरे देश जो आप दोगे उसके ऊपर कि आप ये सिस्टम को किस तरह सुधारना चाहते हैं, ये मेरा आपसे पूछना है सर। थैंक यू सर मैं सर माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं और आशा वर्कर्स इसमें कोई दो मत नहीं कि देश में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन दो बातें मैं माननीय सदस्य को ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि आशा वर्कर्स की जो मंथली मिनिमम काम करने पर भी जो एक एवरेज आमदनी है वो आपने जैसा कहा 500-600 रुपये नहीं है, 800 रुपये से 3000 रुपये तक इन वॉलंटियर्स को एवरेज मिलते हैं। इसके ऊपर भी जो आशा वर्कर जितना ज़्यादा काम करती है उनका काम जो उनकी जो सैलरी है या जो उनका ऑनरेरियम है वो उनकी किए गए काम के अनुरूप है। कितने वो गर्भवती महिलाओं को लेके गई, कितने बच्चों को घर में जाकर उन्होंने देखभाल की, कैसे रजिस्टर्स डेथ एंड बर्थ के बनाए, इत्यादि इत्यादि डिफरेंट जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से। दूसरा जो आपने कहा कि 6-6 महीने तक उनको सैलरीज नहीं मिलती हैं, ये पहले मुझे पता नहीं क्या होता रहा होगा, लेकिन अभी 80% से ज़्यादा जो आशा वर्कर्स हैं उनके बैंक में अकाउंट में जो अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू उनको पैसा मिलता है। और ऐसे केसेस अब मुझे लगता है कि देश में नहीं हैं जिनमें कि 6 महीने तक किसी आशा वर्कर को कोई सैलरीज ना मिले। हम यहाँ जो भारत सरकार के द्वारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देते हैं, उसके अंदर उन्होंने कितना काम किया उसका एनालिसिस करके सारा का सारा जो पैसा है उसको देने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की रहती है। और अपने प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के मॉनिटरिंग में हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं। मेरे पास जो अभी जानकारी है उसके हिसाब से इस तरह से जैसा आपने अनुमान किया इतने लंबे समय तक लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही हो, ऐसा नहीं होता। श्री बलविंदर भुंदर। सर मैं आपके जरिए ये जानना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से, जो आपने इन्होंने आंसर दिया है, पे तो आशा वर्कर की है ही नहीं, इंसेंटिव बेस पे है। वो डॉक्टर बताता है कि इसने कितना काम किया है, वो डॉक्टर की मर्जी है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि उनकी कोई फिक्स पे होनी चाहिए, डॉक्टर पे डिपेंड ना करना चाहिए। और सेकंड जो है कि देश में 13 लाख के करीब एक महीने में पैदा होने के बाद बच्चे मर जाते हैं। इतने इससे ज़्यादा जो है मदर डिलीवरी में मर जाती है। ये जो सर्विस है ये गरीब पुअर उन लोगों को है जो रिमोट एरिया है, और वहाँ जो 8 या 10 जमातें पढ़ने वाली आशा वर्कर कोई पे नहीं, तो क्या सर्विस देगी। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसको सुधार करने के लिए फिक्स पे और ANM या GNM लेवल के जहाँ वर्कर होने चाहिए ताकि जो गरीब जनता है उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ ठीक मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इन आशा वर्कर्स के लिए जैसा मैंने कहा, पहली बात तो इनकी सैलरीज जो है, जो इनका ऑनरेरियम है, उसको तय करने के लिए जो आंगनवाड़ी और पंचायत के लेवल पर वो अपनी रिपोर्ट देती हैं, उन्होंने कितना कितना क्या क्या काम किया, हर एक तरह के काम के लिए एक ऑनरेरियम फिक्स्ड है और वो पंचायत लेवल पर ही वो सारा का सारा सॉल्व होता है। किसी डॉक्टर के किसी सर्टिफिकेट की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन आशाज की इंस्टीट्यूशन को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है उसके माध्यम से इनके काम को, इनको सर्टिफिकेशन करने का काम ओपन स्कूल के द्वारा आगे आने वाले समय में किया जा रहा है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से इनको ANM बनने के लिए, GNM बनने के लिए बाकी लोगों के मुकाबले प्राथमिकता दे रहे हैं। जितना भी आशा वर्कर्स को एनकरेज किया जा सकता है उनको इस प्रोग्राम के तहत एनकरेज किया जा रहा है और उनके ऑनरेरियम को भी हर प्रकार से और बेहतर करने की दृष्टि से हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो है इसके लिए छूट दी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट कई जगह पर कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी उनको जो भारत सरकार देती है उसके अलावा वो
जितना भारत सरकार देती है उससे मिलाकर कई जगह 50%, कई जगह 25%, वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको स्ट्रेंथन करती हैं। जितने हमारे पास संबंधित जितने भी विषय हो सकते हैं उनको एनकरेज करने के लिए वो सारे के सारे प्रावधान हमने उनके लिए किए हैं। Question 484, please. 1 minute, sir. It takes just, sir. I mean, please. I just want to ask the minister, sir, Can't you on ask the this nutritional separately? status of our children and our country, we are all concerned. I'm sure your government is also concerned. Yechuri ji, please. No, your point is well made, but this is not the occasion. ठीक है, let the question be answered first. 484. अब पूछिए सवाल। चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि 13/9/2005 को विदिशा मध्य प्रदेश की बेबी सना ने अपनी हार्ट की सर्जरी के लिए एम्स में दिखाया था और तब से वो लगातार प्रयास कर रही है। वो बेबी जो है 8 साल से 16 साल की हो गई है। ऐसे कितने बदकिस्मत मरीज और हैं और उसे कब तक इंतजार करना होगा? थैंक यू सर, हमारी जानकारी के हिसाब से किसी भी मरीज़ की 8 वर्ष की वेटिंग लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज सर, जैसा कि ये सवाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में और कार्डियोलॉजी के बारे में, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के बारे में पूछा गया है, वहाँ पर 3 महीने से लेकर और 3 साल तक की वेटिंग लिस्ट के बारे में वहाँ के डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं। सर, इसमें हम सब इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऊपर सारे देश भर के मरीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड है। वहाँ पर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एक समय में आज भी 8 ऑपरेशन थिएटर काम करते हैं। हार्ट की जो सर्जरी है इसमें एक लंबा समय लगता है। एक दिन में एवरेज 2 रेगुलर सर्जरी के अलावा भी एक एमरजेंसी सर्जरी भी होती है, यानी 16 सर्जरीज डेली की होती हैं। इसके बाद बहुत सारे मरीज़ों के बारे में जो वहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि उनको हमारे आपके जैसे सांसदों का भी बहुत प्रेशर रहता है, जो बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ टर्न करने के लिए ऑपरेशन जो है उनको आग्रह करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार साधारणतः अगर किसी की वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम है और उसको वेटिंग लिस्ट के समय जब बुलाया जाता है तो उस समय अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी जगह पर दूसरे को मौका दे दिया जाता है। इसके कारण संभवतः हो सकता है इस बच्ची का जो केस है, आपके पास अगर जानकारी है, इस दृष्टि से हो सकती है। लेकिन इस समस्या के दूरगामी समाधान के लिए भारत सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि देश भर में जो हमारे टर्शरी केयर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे सेंटर्स हैं उनको हम सारे देश भर में स्थापित करें। कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स सारे देश भर में स्थापित करें। देश भर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में परिवर्तित करें, ताकि जो स्टेट्स के अंदर इस प्रकार के सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट को अवेल करने वाले लोग हैं उनका इलाज वहीं हो सके और हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे इंस्टीट्यूशन पर जो लोड है वो फर्दर कम हो सके और ये वेटिंग लिस्ट को हम कम कर सकें। थैंक यू। दूसरा सवाल सर, ये मैं चेयरमैन साहब आपके जरिए आयुर्वेद संस्थान के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उनकी हिम्मत है कि लोकतंत्र के मंदिर को झूठी जानकारी दी है। ये कहा गया है कि इस तरह का कोई प्रकरण हमारी जानकारी में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस बच्ची का ओपीडी नंबर 20987 है। इसने पहली बार 13/9/2005 को दिखाया, दोबारा 19/9/2008 को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बुलाया 20/10/2008 को दिखाया, 7/11/2008 को दिखाया, 17/11/2008 को दिखाया। और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली ये बच्ची, इसने पैसे और खून जमा कराया इससे 16/1/2009 को। और इस संदर्भ में मैंने 3/12/12 को माननीय गुलाम नबी आजाद साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे उन्हें भी ये दर्दनाक दास्तान लिखी थी। तो मैं आयुर्वेद संस्थान के अधिकारियों की जुर्रत को आपके जरिए मुबारकबाद देता हूं और मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये लिखने वाले अधिकारी जिन्होंने ये लिखा है कि इस प्रकार का कोई प्रकरण
आयुर्वेद संस्थान में नहीं है उनको क्या कोई सजा देने की जहमत करेंगे? थैंक यू सर। मैंने जैसा कहा कि आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक किसी की जानकारी मुझे दीजिए, मैं उसको इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। लेकिन मैंने हमारे बैठ जाइए हमारे बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह ली, जवाब सुन लीजिए। हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने खुद स्वीकार किया कि उनकी वेटिंग लिस्ट 3 साल तक की है। मैंने तो उसको डिनाई नहीं किया। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है कि 3 साल से भी ज्यादा है तो मुझे दीजिए, हम उसको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाई बैठ जाइए। आपने अध्यक्ष महोदय प्लीज, इस आपका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, मंत्री जी उसको देख लेंगे। इस बच्ची के केस के बारे में मुझे जानकारी दे दे, मैं इसको जो है पता कर लेता हूँ इसकी कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। ठीक है। और इसको जो है उचित उपचार दिलाने की तुरंत व्यवस्था करता हूँ। ठीक है। श्री परवेज हाशमी, बैठ जाइए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने पेशेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं 3 साल से, हार्ट के पेशेंट्स। फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने 16 ऑपरेशन पर डे बताए, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बीपीएल कितने लोग होते हैं? 22 साल से आप भी इसको देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, दोनों एक साथ ही देखते रहे हैं इस प्रॉब्लम को। दिल्ली में कितने ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होते हैं? 3 साल से कितने लोग वेट लिस्ट में हैं और उनके नंबर क्या हैं? ये एक सवाल है या कई सवाल? सर एक ही है कि एक वेटिंग लिस्ट में कितने लोग अभी तक हैं और उनका कितना नंबर है? फ्री ऑफ कॉस्ट जो 16 ऑपरेशन होते हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कितने? थैंक यू सर। ये मेरे पास हर अस्पताल की, हर सब्जेक्ट की, हर बीमारी की वेटिंग लिस्ट के पूरे डिटेल्स उपलब्ध हैं। आप कहें मैं सारी की सारी पढ़कर सुना देता हूं, आप कहें मैं टेबल पे रख देता हूं। No, that will take too much time. You make the details available. Sir, I am just asking for AIIMS. I am not asking for every hospital. डॉक्टर साहब, वो just details give me for आपको दे AIIMS. देंगे। अरे सर AIIMS का वो 16 बता रहे हैं, डिटेल्स की क्या बात है? छोटा सा सवाल है। आपको इंफॉर्मेशन ठीक है सर, भिजवा दीजिए। अभी नहीं है आपके पास, बाद में दीजिएगा डॉक्टर साहब। हमारे पास 22 साल से हमारा आप यही करते रहे और इसी परेशानी के तकलीफ से जूझते रहे। आप कहते हैं मैं सर पूरी पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास हर एक डिपार्टमेंट की है। It will not be fair to other questions. नहीं मंत्री, ये माननीय सदस्य के पास पूरी लिस्ट भिजवा दूंगा। वो भेज देंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन। श्री AU सिंह देव। I didn't ask this question, sir. नहीं, इसमें नहीं पूछा। Sir, You are not asking a question? No, not on this, sir. All right. Shri Naresh Gujral. Sir, since there is a large waiting list in government hospitals here and especially AIIMS, I would like to know from the minister that is it a fact that when land was given to private hospitals in Delhi at highly subsidized prices, they were meant to perform free surgeries in lieu of that? Is the government taking steps to ensure that some of this backlog is transferred to the private hospitals which got free or highly subsidized land from the government of India? And if so, how many such surgeries are performed by these hospitals every year? सर, जो दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने लैंड सरकार से सस्ते रेट्स पर ली है और उसके बदले में उन्हें फ्री ट्रीटमेंट कुछ प्रतिशत बेड्स के ऊपर देना आवश्यक है, उनसे सरकार के द्वारा रेगुलर फीडबैक्स लिए जाते हैं, रिपोर्टिंग्स ली जाती है, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है। दिल्ली के अंदर यह विषय दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इसकी रिपोर्ट्स लेता है। हमारे पास कोई भी अगर इस संदर्भ में शिकायत आती है तो हम संबंधित जो भी इसके लिए अधिकार क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनको उसकी जानकारी देते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के संदर्भ में सर मुझे केवल माननीय सदस्यों को इतना सूचित करना है कि यहाँ पर आने वाले समय में हम लोग एक 7 मंजिला
ओपीडी का नया ब्लॉक और एम्स का ही एकदम रेप्लिका जैसा इंस्टीट्यूशन जिसमें इतनी ही सर्जरीज इत्यादि हो सकेंगी, वो हरियाणा के अंदर झज्जर के अंदर बनाने जा रहे हैं, जहां एम्स के सारे डिपार्टमेंट्स भी होंगे और कैंसर का भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होगा, जिससे दिल्ली के एम्स के ऊपर भी जो है लोड को हम फर्दर कम कर सकेंगे। और प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं इनको भी हम और ज़्यादा स्ट्रांगली मॉनिटर करते हैं। श्री तुलसी। Chairman sir, I want to mention that the question of Chaudhry Manaveer Salim is clear and categorical. The question is... No, that information will be given to him. What is your supplementary? No, I'm submitting that the question was that the patient had to was made to wait for 8 years. It was categorical. The honourable member is in possession of the record. The answer of the honourable minister misleads the House. No, this is completely that's wrong. Not your supplementary. That is not a supplementary question. Leave it to the honourable member. Question 485. 485. Not present. Supplementaries. Yes. Sir, in the reply, the Honourable Minister said the Companies Act 2013 does not mandate corporate social responsibility for all companies registered under Companies Act. I would like to know, recently the Ministry of the Company Affairs, they have already given mandatory certain percentage of profit should be spent for the CSR fund for the public activities, social activities, and also if any company fails to adhere that rule, what is the actual implication, what action will take, and we want details, what is the mandatory, I would like to know. First of all, sir, the Honourable Member is right in pointing out what is actually the provision that the Companies Act does not mandate corporate social responsibility for all companies. However, under Section 135 of the Act, companies with net worth more than 500 crores or more, or turnover of 1,000 crore or more, or net profit of 500 crores or more, are expected to have CSR and constitute a board and also take up activities. So it's not as if all companies are completely exempted, but categories are very clearly mentioned. And then for such companies, certainly when the CSR is being spent, no specific tax exemptions are given. However, when they start contributing or participating in activities which are mentioned in Section 7 of the Companies Act, for example, I'm only taking one or two as example, donation to the PM's National Relief Fund, or if they are spending on scientific researches in educational institutions which are recognized, or, for example, any expenditure on agricultural extension activities taken up by the CBDT, or so on. There are exemptions given under various sections of the Income Tax Act, such as ATG, and different proportions of exemptions are provided. Shri Chandan Mitra. Thank you, sir. So my question is specific as to if a company which meets all the criteria laid down does not undertake CSR activities, are there any penal provisions? Can that company be punished for not doing any PR activity, and does the government have any plans to make it mandatory, since public sector undertakings are required to spend 2% of their profit on CSR activity, but there is no specific rule for private companies? And again, I repeat that will the government consider making some penal provisions for those who do not undertake such activities? I'd like to express one thing here, that this Companies Act's implementation has started only this year. It's not even one full year completed after this act has come into force. And companies which do not spend will certainly be asked as to why they did not, and we would want to know the genuine reasons from them. So let the implementation happen, and we are certainly very keenly watching as to how the CSR spends are happening. This is something on which the Corporate Ministry of Corporate Affairs is going to be keenly observing the developments. But to be fair, this is the first year. Shri Balagopal. Whether the government is requested by the corporates for tax exemption on CSR spending,
And if so, sir, it is what is the logic behind that tax exemption, and what is the government stand on the request? I specified it a minute ago, and I'll certainly be glad to repeat it. There are no tax exemptions provided for CSR. However, if the 11 specific activities which are mentioned in Schedule 7 of the Act, and in those if they are spending, under various provisions of Income Tax Act, there are exemptions given. But those are specified 11 activities which are very clearly laid out, and it is only for those there are exemptions. And there are no special or additional requests from the companies to us about giving more exemptions. Thank you. Thank you. Question? No, Mr. Rajiv, please. Please, question 486. Let me hear you. Can you Question please 486. Sir, 486. Please. Supplementary. The statement has been... But please don't shout like this. There is a system by which names are taken. Please don't shout. Sir, 486. No, is that your question? 486, my All right. question. My Supplementaries, please. Answer been given? Answer has All been right. laid on the table of the House. Please proceed. Sir, minimum awareness in life does not require any education qualifications. जो आशा कर्मी है सर, सभापति महोदय, इन लोगों का जो काम है आज सारे देश में बहुत अच्छी तरह से इन लोग कर रहे हैं. जो नॉर्म कहा है मंत्री जी ने कि 1000 पॉपुलेशन के गांव में आशा कर्मी दिया जाएगा. सर, हमारे देश में और उड़ीसा में 53,341 विलेज हैं और पहाड़ी इलाके में 50 पॉपुलेशन में 25 पॉपुलेशन में भी एक विलेज हैं सर. और वहां पे आशा कर्मी की आज आवश्यकता है. इसको ध्यान में रखते हुए जो क्वालिफिकेशन 8 to 10 क्लास का किया है उसको वहां पे वो नॉर्म को ना करके, और जहां पे 180% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है जिस गांव में, जिस राज्य में, वहां पे भी ये नॉर्म को रिलैक्स करके सरकार कुछ इसके ऊपर विचार करने की सोच रही है क्या? थैंक यू सर. इसमें दो बातें आपने पूछी हैं. नॉर्मली 1000 का एक क्राइटेरिया है कि 1000 की आबादी पर एक आशा वॉलंटियर होनी चाहिए. लेकिन ऐसे दूर दराज के इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, या जैसा माननीय सदस्य के इलाके में उन्होंने कहा, वहाँ पर छोटे छोटे आइसोलेटेड अगर हैमलेट्स भी हैं, अगर वो 200, 300, 400 की आबादी के भी हैं, वहाँ पर भी आशा वर्कर्स का सिलेक्शन किया जा सकता है. जब आशा की स्कीम शुरू हुई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में 11th 5-year प्लान में, तो इसके लिए 8वीं कक्षा का क्राइटेरिया रखा गया था. लेकिन 2012 के अंदर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भी इसके बारे में जब विचार हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी ने ही ये डायरेक्शन दी कि जहाँ जहाँ 10वीं कक्षा की पास हमारे पास महिलाएं उपलब्ध हैं उनको अगर हम प्रेफरेंस दे सकते हैं तो दिया जाए. लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये कहना है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में इस बात की फ्रीडम स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है कि अगर उनको 8वीं कक्षा पास भी महिला नहीं मिलती है, ज़रूरत के हिसाब से जो वहाँ का पंचायत और वहाँ की आंगनवाड़ी इसकी जो टीम है और कम्युनिटी के लोग हैं वो मिलकर दे कैन टेक निर्णय, उसके हिसाब से वो अपना फैसला कर सकते हैं एज के रिलैक्सेशन के बारे में भी और एजुकेशन के रिलैक्सेशन के बारे में भी. थैंक यू. सेकंड सप्लीमेंट्री. सभापति महोदय, मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये जो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कब तक चलेगा? इसको सरकार कभी भी खास करके हेल्थ के बारे में इसको बंद ना करे, ये मेरे ख्याल में सारे संसद की राय है और सारे देश की राय है सर. इसको सर मैंने What is the question? Question is, sir, this should continue especially in the tribal area, in the undeveloped area, जहाँ पे That's a suggestion, not a question. Sir, suggestion. No, sir. Suggestion. This should continue. All right, This thank should- you. Sir, You made your suggestion. Sir, are you thinking? My question is, गवर्नमेंट सोच रही है क्या इसको बंद करने के लिए? और दूसरा सर है एक सवाल सर, please. यही इसी के साथ संदर्भ में one सर question. उनको सरकारी आंदोलन कर रहे हैं, हर असेंबली को आके घेराव कर रहे हैं हर जगह में देश में. ये सरकार को जानकारी है क्या? अगर है तो उनके लिए रेम्यूनरेशन बढ़ा के उनको एज ए रेगुलर वर्कर के नाते उनको मर्यादा देंगे क्या? Please answer one of the questions posed. सर, ये
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 11th 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था। 12th 5 ईयर प्लान तक तो ये वैसे ही कंटिन्यू होना है और सरकार के मन में कोई किसी भी तरह का ऐसा विचार नहीं है कि इसको बंद करने के बारे में हमने विचार करना प्रारंभ किया है। इसको और मजबूत करना, इसको और स्ट्रेंथन करना, फीडबैक्स लेकर इसके अंदर और प्रोफेशनल इनपुट्स डालना, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक आपने दूसरी बात कही, मैं समझता हूँ अभी मैंने इससे जुड़े हुए प्रश्न में ये सारे जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया है। थैंक यू। श्रीमती ठाकुर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इनको ऑनरेरियम या जैसे ये केस लेके जाती हैं उस केसेस के मुताबिक इनको पैसा दिया जाता है, लेकिन क्या मंत्री जी इस बात से अवगत है कि वो भी पैसा इन लोगों को टाइम से नहीं मिलता है? क्या इसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस देंगे या क्या प्रोसीजर है उस पैसे को कि ये उसी समय इनको मिल सके, जितनी ये मेहनत करती हैं उसके मुताबिक उनको पैसा मिल सके? इसके लिए ये क्या कदम उठाएंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। थैंक यू। अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनको रेगुलरली समयबद्ध तरीके से उनका ऑनरेरियम उपलब्ध हो, इसके लिए बैंक के अंदर खाता वगैरह खोलकर भी और अति शीघ्र आंगनवाड़ी वर्कर्स और पंचायत के माध्यम से उनके जो भी ऑनरेरियम जो रिन्यूमरेशन वगैरह बनता है उसको जल्दी से जल्दी उनको देने की व्यवस्था है। और इसके बारे में जब हम अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसकी जब मॉनिटरिंग करते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान की, तो उस समय भी इस बात की हम लोग चिंता करते हैं। और आने वाले समय में अगर आपको कोई किसी स्पेसिफिक जगह की ऐसी शिकायत है किसी भी मेंबर को, तो वो हमारी जानकारी में लाएँ, हम रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से उसके बारे में बातचीत करेंगे। श्रीमती झरना दास बैदिया। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, जो आशा वर्कर है 2005 साल से वो डिमांड करके आए हैं, जो आशा वर्कर उनको मिनिमम वेज मिले, तो 500 रुपया करके उनको मिनिमम वेज देने के लिए पिछली जो सरकार है, हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारा बात भी हुआ था, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो आशा वर्कर जो सोशल वर्कर, वॉलंटरी वर्कर, वो ठीक है, तो हम भी तो वॉलंटरी वर्कर है सर, हमें क्यों इतना ऑनरेरियम मिलते, वेज मिलते, तो उसको क्यों 500 रुपया भी नहीं मिलते? इतना 24 घंटा काम करते हैं ये लोग, तो क्यों नहीं मिलते? तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाएंगे वो मैं जानना चाहती हूँ। मैं पहली बात तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनका जो एवरेज ऑनरेरियम है वो 800 रुपये से 3000 रुपये के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन जो ये काम करती हैं। दूसरा सर, जो ये आपने कहा कि 24 घंटा काम करती हैं, 24 घंटा नहीं, उनका जो काम करने का समय है वो 3 घंटे से मैक्सिमम 5 घंटे के बीच में है और बहुत सेलेक्टेड उनको काम करने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा ये जो कार्यक्रम है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत वॉलंटियर के रूप में उन्हें एनरोल किया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। भारत सरकार किसी भी स्कीम के तहत इनको परमानेंट नहीं कर सकती और इसीलिए इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से भी वो भारत सरकार के द्वारा दी गई राशि के साथ साथ अपनी स्कीम से भी इनको समय समय पर इंसेंटिव्स देकर स्ट्रेंथन करते हैं। थैंक यू। श्री रापोलो। सभापति महोदय, आज की आशा के ऊपर चर्चा से दरियान पूरा भारतवर्ष में आशा वर्करों का हौसला बढ़ रही है, उसके लिए बधाई। और ऑनरेबल चेयरमैन, like the rural India is having revenue network, Panchayati Raj Rural Development Network and Microfinance Network. The accredited social health activist network is the health network. Have the Union Health Ministry studied the deficiencies of the health network and the uncovered areas, and are there any plans to uplift them from the voluntary status to the activist status along with the required emoluments? This is my question. Thank you. Thank you, sir. As far as the deprived areas in terms of health services are concerned, we have already, in fact, located 184 districts of the country where we are giving additional support to the state governments
to help in the various facets of the whole program. And as far as these ASHA workers are concerned, I have elaborated in quite a bit of detail that they are being, you can say, strengthened, motivated. In fact, they are being given all sorts of trainings, their credentials are being recognized, they are being considered for ANMs, GNMs, and we are giving everything possible to encourage their good work. Question 487. Question 487. Thank you. Any supplementaries? सर सप्लीमेंट्री एक है वो मैं इम्पोर्टेंट वाला पूछ I'm लेता हूँ afraid question hour is over. Oh, sir. Papers to be laid on the table. Shri Arun Jaitley. To lay on the table under subsection 1 of section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 203, a copy in English and Hindi of the statement of quarterly review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the third quarter of the financial year 2013-14. Shri Dr. Najma Abdullah. Sir, I beg to lay on the table of House the paper mentioned against my name with the serial number 2 in today's order paper. Now Shri Kalraj Mishra. महोदय, मैं आज के इस संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 में मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध करता हूं। Dr. Harshavardhan. Beg to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 of today's revised list of business. Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I beg to lay on the table of the House the various papers listed against my name at serial number 5. Shri G.M. Siddheshwara. I beg to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 6 in the today's revised list of business. Now statement by Ministers. Dr. Najma Abdullah. I beg to lay a statement on the table of the House regarding the status of the implementation of the recommendation contained in the 27th report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment, 15 Lok Sabha, on the subject schemes of multi-sectoral development program of the Ministry of Minority Affairs listed against my name with the serial number 1 in the list of business today. Now Dr. Harshavardhan. Sir, in pursuance of the provisions of Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I wish to inform the House the status of implementation indicated in the statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in the 67th to 70th and 75th to 78th reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on the demands for grants for the year 2013-14 in respect of 4 departments under the Ministry of Health and Family Welfare. Okay, thank you. Now matters to be raised with permission of the chair. श्रीमान, आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों में निकला है। What rule? आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों में निकला है कि कल नेताओं की बैठक में तय किया गया कि 0 आवर 11 बजे से लिया जाएगा। श्रीमान, मैंने संविधान को भी पढ़ा, नियमावली भी पढ़ी, यद्यपि 0 आवर का कहीं विवरण नहीं है। रूल 38 आप देखें, उसमें ये जरूर प्रिस्क्राइब्ड है कि क्वेश्चन आवर 11 से 12 होगा, लेकिन चेयरमैन यदि चाहे तो उसको हटा सकते हैं, उसमें ये क्लास दिया हुआ है। श्रीमान, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, और हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम में 0 आवर मीन्स था 1200 12. You are so fond of British. You are so fond of British. I have read Shakhdar, and today I have not a book of the Shakhdar, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसको आप विचार करें। मैं चेयरमैन के किसी आर्डर को मैं चैलेंज करने का मेरा कोई नियत नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो हर सदस्य का अधिकार है कि उस गलती को ठीक करने के लिए वो उन चीजों को रखे। श्रीमान, 11 बजे अगर आप 0 आवर का मीन्स था कि जब 12 बज जाए, दिन चेंज हो, तो 12:00 के बाद 0 आवर रखा गया, और 0 आवर 2 कार्य के बीच का विषय है। I got the point. नहीं, आप देखिए बात को, मैं जो बात कर रहा हूं, बात को आप पूरा सुने। अभी आप बैठिए। नहीं देखिए,
डिप्टी चेयरमैन I साहब, heard you. डिप्टी चेयरमैन साहब, अगर हमने कोई पॉइंट ऑफ आर्डर उठाया तो रूलिंग भी आपकी हम चाहेंगे, क्योंकि रूलिंग भी दो। और मैं ऐसा नहीं, मैं तथ्यों के आधार पर कर रहा हूँ, नियमावली के साथ। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या नियमावली में कहीं भी 0 आवर का उल्लेख दिखा दें। मैंने कल रात बहुत पढ़ा, मैंने सोचा कि शायद 0 आवर का कहीं विवरण होगा, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से जब मैंने देखा तो वहाँ 0 आवर को हमने अडॉप्ट किया, और इस मारे अडॉप्ट किया कि क्वेश्चन आवर के बाद अगर कोई सदस्य जरूरी चीजें जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहे तो उठाएं। शिवन 11 बजे 0 आवर हो ही नहीं सकता। आप किसी नियम में, किसी नियमावली के तहत आप 0 आवर को 11 बजे शुरू नहीं कर सकते। ये इनवैलिड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 आवर का अर्थ जो है। अभी आप बैठ जाइए, अभी आप बैठिए। नाउ यू प्लीज टेक योर सीट। मैं आपसे इतना कहूंगा, आपने बोल चुका है, अभी बैठिए। आप हिंदी बोल रहे हो तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। नहीं, मेरा एक कहना है कि श्रीमन जो कल निर्णय लिया गया है, इस निर्णय पर पुनर्विचार कर लें, क्योंकि आप हिंदुस्तान की कोई ऐसी असेंबली नहीं जहां 11 बजे क्वेश्चन आप बैठिए। लोकसभा में भी 11 बजे क्वेश्चन आवर होता है। ये सिस्टम यहाँ लागू किया जा चुका है, फेल हुआ। तो इस सिस्टम को लागू करने से पहले मैं चाहूंगा 0 आवर पे, नाउ यू टेक योर सीट। 0 आवर पे आप प्रकाश डाल दें और हमको बता दें कि क्यों 11 बजे। अब या सुनिए, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो इशू 0 आवर बात। यस 0। तो आपने फ्राइडे को बोला था कि लिख के दे दीजिए 0 आवर के लिए। मैंने फ्राइडे को दिया था, मंडे को फिर दिया। आज भी उसका नहीं आया, इसलिए हमें काम हो रहा है। देखूंगा, बैठिए। नहीं, अब अरे कौन बोला ये नहीं है? आप बैठिए। 0 आवर आने बोलो, बैठिए। आप बैठिए। कौन बोला नहीं है? आप क्या करते हैं? No, Mr. Karimburi, you are on a point of order. No, Mr. Karimburi asked first you sit down. I will give you. I am giving you. If it is same subject, I will say together. आपके माध्यम से वही सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट। नो, आपके माध्यम से मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, वहां सिखों के I will allow you. No. उसके This is not the time for that. Karimburi, let me dispose it of. No, Mr. Karimburi, sit down. Not going on record. Not going on record. What is the point of order? What is your point of order? Point of order, sir. Actually, 0 hour questions you are allowing special orders only for 30 minutes. How can you put 11 to 12? It doesn't match. Okay. So you are breaking the rules. Sit down. So I don't accept. Okay. Baitiye. Now listen. Now Ram Gopal ji, baitiye. What is your problem? Same subject? But you belong to my party. I am also. What to do? You are my party. I am writing every day What to do you give want? me chance. You don't give me chance. I mean, this is absolutely wrong. Since I don't belong to any party, you don't give me any preference. Baitiye. Let me see. नहीं कैसे बैठे? I will get कह it दीजिए कि आप नहीं अप्लाई कर I will आप get it. ऑर्डर कर दीजिए कि किसी पार्टी का नहीं है तो उसको 0 आवर नहीं लिया जाएगा। बैठिए। It's आपको too कैसे much. मालूम है आज ये नया नहीं आज है? नहीं, मैं जब देता हूँ तो आप नहीं लेते सुनिए, मेरा। आज का लिस्ट में नहीं है या नहीं है तो नहीं, आप बता दीजिए, ये आपको ऐलान कैसे कर मालूम दीजिए है? कि जो आदमी पार्टी से एफिलिएट नहीं है, he has no right to speak in this house. Kindly meet chairman. Then it's okay. Kindly meet honorable chairman. Sit down. Kindly meet honorable chairman. Now, Sri Naresh ji has raised a point. First of all, Naresh ji, I did not say 0 hour now. I said matters to be raised with the permission of the chair. That is what I said. Aisa hi bola. Now, second point, there is a rule book. See, I am guided by the rule book. रूल बुक में क्या बोला है उसके अनुसार मैं काम करूंगा। सुनिए, let me बैठिए। I know, yes, you know the rule, you can see 38, rule 38, yeah, so accordingly, as far as I know, today also the house proceedings was according to that rule. If the rule is amended, there is a proper forum to examine the rules. There is a proper forum.
Now, yes, there is rule committee. The rule committee has got powers to look into every rule, whether it operates properly or not, and whether it is convenient to members or not. And rules committee will examine if there is any such proposal. And after the rules committee examined it, if the rules committee takes a decision, that decision will be brought to the House. And if the House agrees, then the rule will be changed. Then only it is applicable to me. Therefore, your point of order today has no relevance. I am sorry. Now, Sri KTS Tulsi, 0 hour, not 0 hour, sorry, matters to be raised with permission of the chair. No, I reply to you same. No, that is same reply. Reply to you also. Mr. Tulsi, please. Honorable Yes. Deputy Chairman, sir, Yeah. I rise to draw the attention of this august House to the inordinate delay in determining the truth with regard to the allegations made by a senior judge, a lady judge, against a sitting High Court judge with regard to sexual harassment. I want to mention to you, sir, that this lady judge had an outstanding and excellent annual confidential report. Even up to January 2014, my lord, they were repeated, according to her allegations, which are apparent in the media, they were repeated demands made by a sitting High Court judge, asking her to come to his house alone and also to dance to an item number. She refused to go, according to the report. According to the reports on 22nd June, according to the reports on 22nd June, she went with her husband. She went with her husband to the house of the judge, sitting judge, and complained about undue interest being shown by him in his wife. Thereafter, this is on 22nd June, on 8th July, she was transferred to a remote place as a matter of punishment, perhaps despite the fact that her daughter was studying in class 12 and was in the midst of her class 12 exams. On 15th July, out of disgust, she resigned from her job in spite of the fact that she had a brilliant career. Now, we do not know what the truth is. All that we know is that no judge in the country has any constitutional immunity against prosecution for a crime that may have been committed. This is completely independent junket. It has got nothing to do with this official duty. And therefore, it was expected that the complaint that she made on the 1st of August to the Chief Justice of India and also to the Chief Justice of the High Court, according to us, there is no report of any action having been taken, any inquiry having been ordered, the truth determined, nor has any consent been given for registration of an FIR. I submit that delay in these matters with regard to investigation or inquiry is very crucial, and this is bound to demoralize the lady judicial officers throughout the country. And I urge this House to use its good offices in impressing upon the Chief Justice that prompt decision should be taken on our complaint. That is not our job. It's for the Chief Justice. That is not our job. Okay. All those who associate, yes. All those who associate, name can be added. Then, but it is a matter to be considered by the Honorable Chief Justice, not by us. Now, Sri K.C. Tyagi. सर, मैं वित्त मंत्री महोदय की उपस्थिति का लाभ लेते हुए आपके सामने एक महत्वपूर्ण मसले का जिक्र करना चाहता हूं। प्रकाश इंडस्ट्रीज के एमडी हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं और सिंडिकेट बैंक के सीएमडी हैं, वो पैसे लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। और ये सर देश के अंदर पहली घटना नहीं, देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक हैं उसके अंदर पिछले 60 साल से या 50 साल से 40 साल से, चाहे
जब से राष्ट्रीयकरण हुआ, खासतौर से उसके बाद कई लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों पर बकाया है। इसमें अब बिल्डर का नेक्सस और जुड़ गया है और इन पर उस तरह की धाराएं नहीं लगती हैं जैसी सामान्य जनों पर लगती है। मुझे वीपी सिंह जी जब देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक बड़े पूंजीपति के खिलाफ वारंट निकाल दिए, पुणे के थे, नाम में नहीं लेना चाहता, और रात को 12 बजे जज साहिबान बैठे और उन्होंने जमानत दे दिया। ऐसा किसी सामान्य केस में नहीं होता है। लेकिन जो पैसे वाले हैं, वो अदालत उनको जब चाहे उनके डिस्पोजल पर हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक अकेला केस नहीं है, एक बिचौलिया है, और जो भूषण स्टील का उपाध्यक्ष है उसके एसेट्स की कोई सीमा नहीं है और 40,000 करोड़ रुपए उस पर बकाया है। अच्छा, एक और दूसरे पूंजीपति है, उसका जिक्र करना ठीक नहीं। आईडीआई बैंक 950 करोड़ रुपए का बैड लोन उसके पास ऑलरेडी है, उसके बाद भी बैंक उसको लोन दे रहे हैं। और साहब, पॉलिटिकल वर्कर चाहे इधर के हों या उधर के हों, बैंकों में डायरेक्ट लग जाते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। अब ये जो बैंक के डायरेक्टर हैं भूपेंद्र सूरी, उन्होंने अपनी एक बेटी को जो एमबीए करके गई हमारे नोएडा से, उसको 17 जुलाई को 2012 में डायरेक्टर बना दिया। पॉलिटिकल वर्कर बनेगा तो अखबारों की सुर्खियां बनेंगी कि फलानी कमेटी का अध्यक्ष क्यों बना दिया। तो सर, मैं आपके माध्यम से एक बिल्डर का और बैंक के सीएमडी एमडी जो भी हैं, इनका नेक्सस हो गया है। एक नया पैसा जेब में नहीं, जमीन ली, बैंक में अप्लाई किया, पैसे दिए। अभी नोएडा के अंदर सुपरटेक का जो मालिक है, उसकी 40 मंजिला बिल्डिंग 2 गिराने के आदेश दिए हैं, चूंकि उसने उस तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की। सर, मार्च 2011 में यूको बैंक के विलफुल जो डिफॉल्टर्स थे वो 78 थे 2011 में, और 2013 में ये संख्या 317 होगी। किस बात का? अरे क्या है, बेल नो नो प्लीज, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, इट्स ओवर, टाइम ओवर। श्री पी राजीव, टाइम ओवर, खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, मैं क्या करूं ना। श्री पी राजीव त्यागी जी, टाइम खत्म हो गया। क्या फायदा है? नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। Okay, okay. Now, Rajiv, you should see, you should compress your statement within 3 minutes. That you should do. Otherwise, your important sentence, that is the last sentence, will not be coming on record. Okay? Sir, my 4 seconds are taken by the chair, sir. Please. Yeah, I will give you that 4 seconds. Sir, Onam my full time is given to you. Then what is there? All the 3 minutes for you. Onam is the national festival of Kerala, sir. Irrespective of religion, caste, all Malayalis are celebrating Onam. As you well aware that lakhs of Malayalis are working outside the state. Yeah. Most of them want to come to Kerala and enjoy the festival along with their families, sir. But they are compelled to depend train to reach home from different parts of the country like Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, etc. Sir. Sir, always we are demanded for special trains from different cities to Kerala. But the railway never take it seriously. That is true, they are declaring some special trains in festival season, not only for Onam, in other festival season they have declared special trains. But this is for the namesake, sir. They had declared these special trains at the last moment. Nobody can plan their travels according to this, sir. As a result, the special trains are running without commuters. At the same time, we could not get a ticket in waiting list up to now. We can check the ticket position Kerala Express from Delhi to Trivandrum and Mangala Express or Rajdhani or Chennai Mail or Island Express from Bangalore. We cannot get a berth even in waiting list from September 15th up to
now itself, sir. This is a very serious situation, sir. We are always demanding for these special trains. I think the government should take it seriously. Please declare the special train as it is early possible, so the Malayalis or other communities can plan their travels according to this, sir. So non-Malayalis also and some son-in-laws of Kerala also son-in-law here, is sir. also there. They can also come to Kerala and enjoy the festival with his wife's family, sir. But is he really so coming? I urge the government to declare the special trains as early as possible from Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai and other important cities to Kerala, sir. Thank you, sir. I say, yes. I Sir, think, sir, yeah, this is a You genuine also- demand, but no parliamentary affairs minister. Sir. No parliamentary affairs minister here. Parliamentary affairs, leader of the house is, sir. Leader of the house is, sir. Leader of the house, I don't know Sir, whether he sir. heard it. Sir, leader of the chair is looking to you, sir. Sir, Deputy Chairman, sir. Sir, You also should associate. You are associating. Chair is looking Yes, to you, sir. certainly. You are the son-in-law of Chair Kerala, is you can looking to you, sir. associate. Leader of All the names who associate, yes. Sir. Yes. Sir, chair should also associate. Leader I of am the house is here. associating with this. But I am leader of also house is not associating with looking this. to you, sir. Yeah. Sir. So, Sir, leader of house is not looking to you. yeah. Honorable leader of house, this is a genuine demand. So, chair also associate with that. Okay, done. Now, Sri Praveen Kumar Varma. Chair has associated. Sri Praveen Kumar Varma. Sir, I rise to raise a matter relating to our relations with Pakistan. Sir, since the new government has come to power, there have been 19 ceasefire violations. As you are aware, when there is unprovoked diversionary violations in terms of firing across the border, they are usually a cover for the infiltration of militants and terrorists from Pakistan into India. And these have been trained in the countless terrorist camps that continue to operate in Pakistan. The consequences of such action, sir, is that later in the year, in the winter months and elsewhere in the valley, we are likely to see a great many terrorists who have come across as a result of this diversionary cross-border firing from Pakistan, and 19 incidents have taken place in the last 2 months. Just yesterday, sir, there was a daring attack on a BSF convoy where 6 people were injured, which is proof of the fact that there is terrorist activity in the valley has increased and not decreased. My question before the House is, sir, what is our policy position on this situation? Prior to the election, sir, the government which is now in power, the party which is now in power, had taken a line which was an exceptionally hard line of any kind of interaction with Pakistan. Immediately on coming to power, we invited Prime Minister Nawaz Sharif. It was a good gesture. But while he was still in India, sir, there was a critique of his activities in backing this kind of activity from Pakistan, which lost him all sympathy in Pakistan and further strengthened the hardcore groups backing terrorists and other action against India. Now, sir, we hear that there are going to be Foreign Secretary talks on August 25th. There is no agenda. We are told these are talks about talks. There is no composite agenda, sir. On June 13, sir, the government issued a statement that peace on the border is a precondition for normal relations. On June 15, sir, the Honorable Defence Minister said that violations along the LOC must stop. They have not stopped, sir. And yet we are going ahead with the Foreign Secretary talks on August 25th without an agenda. And Pakistan is telling us that the level of the talks must be raised even further. I want to ask this government, sir, I want to raise this issue. What is the policy framework of our dealing with Pakistan in the face of incessant and unrelenting ceasefire violations from Pakistan? Thank you very much. Sri Naresh Agarwal. Yes, all those who associate may be noted, the names may be noted. Sri Naresh Agarwal. माननीय सभापति जी, कल भी सदन में जब गृह विभाग पर चर्चा हो रही थी तो आतंकवाद मुख्य मुद्दा था। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है
उस रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 4 करोड़ 69 लाख लोग जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सिम जो हैं बिना एड्रेस के हैं। और ये आज इस बात को बिल्कुल क्लियर आया है कि आतंकवादी मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपराध इस देश में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और एक न्यूज़ तो अभी आई कि पाकिस्तान के भी सिम कार्ड अब हिंदुस्तान में अवेलेबल होंगे, जो और भी चिंताजनक की चीज़ है। श्रीमान, कानून बना, कानून के अनुसार कोई भी मोबाइल कंपनी जब अपना सिम कार्ड इशू करेगी तो एड्रेस का वेरिफिकेशन करेगी। सातों कंपनी, चाहे रिलायंस हो, चाहे वोडा हो, चाहे एयरफोन हो, चाहे एयरसेल हो, चाहे BSNL हो, आइडिया हो, सबने इसका उल्लंघन किया। ट्राई ने करीब 4200 करोड़ रुपए, माननीय वित्त मंत्री जी, 4200 करोड़ रुपए ट्राई ने इन कंपनियों के ऊपर जुर्माना किया। क्यों दया इन पे इनसे नहीं वसूला जा रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट रुपए वसूलने के लिए लोगों को जेल भेज सकती है तो आप रुपए वसूलने के लिए क्यों नहीं एक्शन कर सकते हैं? 4200 करोड़ रुपए इन मोबाइल कंपनियों के ऊपर ट्राई ने जुर्माना किया। कंपनियों ने रुपए देने को मना कर दिया। आज तक सरकार कोई एक्शन कंपनियों पर नहीं ले रही। आप ये बात को स्वीकार करते हैं, हर रिपोर्ट में स्वीकार है। आज जितना भी क्राइम खोला जा रहा है मोबाइल टेप करके क्राइम खोला जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर देश में मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड बिना एड्रेस के होंगे तो इसके मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़्यादा है और भविष्य में ये कहीं और देश के लिए खतरनाक न बन जाए। हम सबको इससे सीख लेनी पड़ेगी। श्रीमान, जब तक सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं खुश हूँ, ये सरकार 36 कानून जो ऐसे कानून थे जो इस्तेमाल नहीं होते थे उनको समाप्त करने का निर्णय ले रही। मैं तो इस बात पे आज भी सहमत हूँ कि ज़्यादा कानून प्रभावी नहीं होते हैं, कम कानून प्रभावी होते हैं। मैं भी ला पढ़ा हूँ, मैंने वकालत की है। जब मैं सिविल की वकालत करने गया तो हमारे सीनियर ने इतने ला दिखाने शुरू कर दिया, मैं भाग गया, मैं क्रिमिनल की वकालत करने लगा। मैंने कहा इतने कानून पढ़े तो फ़ायदा क्या? तो इतने कानून होने के बाद अगर आप कानून कम नहीं करेंगे, प्रभावी नहीं करेंगे और देश में लोगों को लगेगा कि सरकार प्रभावी कानून को लागू कर रही है, तो ही शायद चीज़ों को रोक सकता है। तो मेरी इस आपके माध्यम से श्रीमान सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। जो लोग इस तरह घूम रहे हैं उनके एड्रेस वेरिफिकेशन किए जाएं और उस पर भी एक कानून बनाया जाए। जो लोग बिना एड्रेस वेरिफिकेशन ले रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और रुपया वसूला जाए। ये अनुरोध करने के लिए मैंने यहाँ पर ये बात रखी। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्री बलवंतर सिंह बुंदर। हाँ सर, मैंने कल नोट्स दिया था। बहुत सीरियस पॉइंट है कि देश में नहीं, पाकिस्तान में, अमेरिका में बार बार जो सबसे कम मिनॉरिटी है, सिख मिनॉरिटी, उस पर हमले हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान में मर्डर हो जाते हैं, कभी अमेरिका में हो जाते हैं, कभी अफ़गानिस्तान से उठकर सिख जहाँ आते हैं उनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली। इसलिए ये जो हालात है देश के लिए और मिनॉरिटी के लिए बहुत सीरियस है। मैं आपके ज़रिए प्राइम मिनिस्टर साहब को बेनती करूँगा कि उनके साथ भी, पाकिस्तान के साथ अब हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि और अच्छे हों। अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, उनसे बात करनी चाहिए। जहाँ तो पहले आबादी इतनी ज़्यादा है, पहले को संभाल नहीं सकते, अगर और वहाँ से उठकर आएंगे आप कैसे उनको संभालेंगे? इसलिए जो इतनी बहादुर कौम है जिसने देश पे हर टाइम पे आपके देश की राखी की है। पहले 1947 की डिवीज़न में हम उखड़े थे, 15-20 लाख जहां आया था, अब और उखड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैं बेनती करूंगा आपके ज़रिए कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे बात करें ताकि ये जो हमले है, जो हेटेड जो क्राइम है, इसको बंद किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। श्री विजय गोयल, यू एसोसिएट विद दैट। श्री करीमपुरी एसोसिएट। मैं इस पे कहना चाहता हूँ प्लीज सर। No, I called Vijay Goyal. No. सर प्लीज I now no. सर वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। हम कभी No. आपको कौन सी इशू? यही इशू है। हाँ, यू एसोसिएट करो। पाकिस्तान में बोल देना एसोसिएट करो। इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, सिखों का कत्लेआम हो रहा है, उसके लिए अगर हम 1 मिनट यहाँ सदन में खड़े होकर हो गया 1 मिनट हो गया, संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते तो क्या करेंगे? हो गया। नहीं, हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें इजाजत दीजिए।
कि पाकिस्तान के पेशावर में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में निरंतर सिखों के साथ ज्यादती हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नस्ली भेदभाव हो रहा है। हम ये आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारी वहाँ एम्बेसी है, वो वहाँ क्या कर रही है और सरकार इस सब कुछ को चुपचाप क्यों देख रही है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को कि कृपया सरकार इसमें दखल दें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी मुल्क में जो माइनॉरिटी सिख के लोग रह रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करवाए। धन्यवाद। ठीक है, श्री विजय गोयल। सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर दिलाना चाहता हूं। 2 लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। ये लोग दिल्ली के बाहर के प्रदेशों से आए हैं। ये लोग बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा चला रहे थे पिछले दिनों से। पिछले 10 दिन से इनके घरों के अंदर चूल्हा नहीं जला है, इसलिए कि इनके ऊपर कुल मिला के टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब ये 100 रिक्शा आए थे दिल्ली के अंदर तब किसी ने नहीं इनको रोका, जब 1000 हो गए तब किसी ने नहीं रोका, जब 10,000 हो गए तब किसी ने नहीं रोका, और अब जब 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख तक ये ई रिक्शा से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है ये, और वो भी हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और कम से कम जब तक कि कोई हाई कोर्ट में निश्चित रूप से फाइनल फैसला हो उससे पहले इनको कोई टेम्परेरी रिलीफ मिलना चाहिए। इसके लिए नहीं सर, हाई कोर्ट की बात इसलिए नहीं है कि इसे बीच में ये आया था कि जब तक कि फैसला हो तब तक सरकार इस बात के लिए प्रयत्न करे कि इनको टेम्परेरी लाइसेंस दे दिया जाए, इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल है और लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। और ये सब लोग बाहर से भी इसलिए आए क्योंकि इनको लगता था कि यहाँ पर हम रोजगार ढूंढ लेंगे। सरकार ने इसकी 2 कमेटी भी बनाई, पर वो कमेटी अभी तक कोई रूल्स रेगुलेशंस उसके फाइनल कर नहीं पाई है। तो मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई टेम्परेरी हल तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो इन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत आई हुई है। यही बात मैं रखना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली द बैटरी ऑपरेटेड rickshaw should be encouraged because they are pollution free, isn't it? Yeah, it's a pollution free. I think you take up with the government. और इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस, छोटे छोटे इलाकों के अंदर छोटी दूरी के अंदर 3 व्हीलर से काफी सस्ते पड़ते हैं, तो पॉल्यूशन फ्री, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार को तुरंत हल निकालना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस बैठे हैं, वो बता देंगे। Should examine what can be done. Something has to be done. Battery operated e-rickshaws cost no more than 1 lakh of people's livelihoods. Now, Sri K.N. Balgopal. Sir, yes, sir. Sir, I would like to bring before this August House about the poor maintenance of government websites, sir. Sir, many government websites are not properly updated, sir. There are many sites in which links are not connected to concerned pages. Many times it happens with our Rajya Sabha website also, sir. Sir, websites are an important link between government and the general public. The email, fax numbers, telephone numbers, etc. given in various websites are not correct. Sir, proper updation is not taking place. Even in many websites, the names of the ministers are the earlier ministers' names are. When the new government comes, that also is not updated. I am not giving all the details. And the offices, who is dealing with some particular department, that is not there. Then phone numbers are not there. Sir, now people throughout the world is using this website for getting the details for their work and for interacting with the government. Website is very important. Sir, especially those who are working in foreign countries, they need details from the about embassies for contacting with the embassy people. But if we look, I gave the example about Rajya Sabha website is one of the good websites. Even in that, the connection is the link which is going to the other sites, which is connected with the Rajya Sabha itself. It is not properly working. But if we take the case of other areas, government websites, even the many corporates, government PSUs, the websites are not properly working. So, sir, we need a thorough relook into that, and updation is needed. Some discussion format should be there, and proper number should be there
for contacting with the people. Sir, furthermore, and one more is there, sir. See, the languages, we had a very serious discussion in the House about the IAS, the civil service examination language question. Sir, official websites should give all official language, sir, all the details should not be there, but some basic data about Government of India. Official language, scheduled language should be there. Means all the forms I am not saying, but a worker who is working in a Gulf area, how to apply for a passport renewal, for visa, this kind of common language, every language, scheduled language should be there, sir. This is my request, and website should be updated properly, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. Now, Sri Pramod Tiwari? Yes. सर, कल ही जवाब मिला था कि इबोला के कोई लक्षण, कोई केस कहीं है नहीं, पर आज के सारे अखबार भरे पड़े हैं कि दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, दोनों जगह मैं इबोला वायरस की बात कर रहा हूं, पता नहीं क्यों इनको वायरस से तकलीफ हो रही। कल के अखबार, आज के अखबारों में है, कल के जवाब के बाद कि दिल्ली में भी, बंबई में भी इबोला के सस्पेक्टेड पेशेंट अलग किए गए, शिफ्ट किए गए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कोई सरकार की बीमारी नहीं है या सरकार लाई है इसे हम केयरलेसली किनारे कर दे। अगर ये गंभीर बीमारी है जिसमें मॉर्टेलिटी रेट 90% है, जिसकी कोई वैक्सीन ना हो, जिसका कोई ट्रीटमेंट ना हो, उसमें सरकार को ऐसा लापरवाही भरा जवाब नहीं देना चाहिए। कम से कम आश्वस्त करना चाहिए पूरे देश को कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो हमने ये प्रबंध किए हैं। मेरा इरादा इस प्रश्न को उठाने का इसलिए है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको कैटेगरी 4 में रखा है और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि आज दुनिया जिस तरीके से एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है और ख़ास तौर से जो इससे प्रभावित जगह हैं, नाइजीरिया है या जो दूसरे देश हैं, उनके साथ बहुत से हमारे यात्री आते जाते हैं। इसे उठाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये जानवरों से भी आती है और मानव शरीर से भी आती है। साथ यात्रा करने पर भी, टच करने पे हो सकती है। और इसका जो वायरस है उसके बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि 3000 डेथ रिपोर्टेड हैं, 3000 डेथ रिपोर्टेड हैं। इसका नाम जो है जेरी एबोला वायरस है। कांगो के किनारे इबोला नदी के किनारे पहले ये रप्ट हुआ था। आज अमेरिका इसके लिए प्रबंध कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने देशों को निर्देशित किया है उसने कि जो पायलट्स हैं, एयर होस्टेस हैं, जो क्रू के और मेंबर्स हैं, उनसे कहा जाए कि अगर किसी यात्री में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो वो सचेत हो जाए और जहां पर जिस हवाई अड्डे पर उतरना हो बता दे। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी भारत सरकार इससे कहीं भी कोई भी इंतजाम किए, बस आके इनकार कर दिया। अगर वो इनकार किया है तो ये सारे सस्पेक्टेड पेशेंट कैसे हैं? मैं फिर एक बात बहुत महत्वपूर्ण इसमें कह दूं कि इसके लक्षण 2 दिन से 22 दिन के बीच में हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जी का इस तरह जल्दबाजी में कह देना कि कोई पेशेंट नहीं है, मैं समझता हूं उनकी पूरी जानकारी पर आधारित नहीं है। मेरा इस प्रश्न को उठाने के पीछे सिर्फ एक रुचि है कि हम अपने देश को इस महामारी से बचा सके। और अगर Yes. Okay. Time over. I think, yeah. Yes. It is very serious matter. I hope the government will take note of it and do what is necessary. Yeah. Now, please, now Sri Subbarami Reddy. Sir, this is a very serious matter. I would like to bring to the notice of the government. नहीं है। बोलिए बोलिए। अरे बैठो ना आप। अरे आप बोलो। हम बात कर रहे हैं बूटे तो कैसे जी बैठ बैठ। No, 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 you. हम बात कर रहे हैं। You say, Subbarami, you say. ना अतवाले जी बैठ बैठ। बैठिए 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 बैठिए। Let me call. Yes. Sir, it's a very serious matter.
In our country, every year, 1 lakh children are missing. If you take the statistics as per the National Crimes Record Bureau, we are actually finding 3.25 lakhs children missing in these 3 years. And if you take the statistics of China country, hardly 10,000 people missing. Pakistan, 3,000. But in India, 8 times more compared to any country. It's a very serious matter. So I want to bring notice of the government that what steps they're taking. According to National Human Commission, they say that you must put TIJ police every district in every state at least in charge of only this thing. And now one thing I would like to say, because of this, the children are getting, parents are getting worried, and children are being taken as the beggars and so many other reasons. So the life is totally being spoiled. Therefore, I would like to categorical government's concentration on this, how they're going to solve this problem in future. Okay, thank you.